अच्छा, कल हमने सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, आज हम मजीद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं सॉलिड की। ठीक है, तो सॉलिड की जो अगली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिफ्यूजिबिलिटी। बेटा कुछ जानते हैं इसके बारे में, डिफ्यूजिबिलिटी के बारे में? यस फुजैल बेटा, आपकी कोई आवाज मुझे आ नहीं रही है, काइंडली आप अपना माइक बंद कर दीजिए, पीछे से बस आवाज कट रही है जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा बेटा, डिफ्यूजिबिलिटी के हवाले से कोई बात की, कुछ जानकारी है आपको, आप लोगों को, किसी को भी? व्हाट इज डिफ्यूजिबिलिटी या डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कह लें या डिफ्यूजिबिलिटी कह लें, कुछ जानकारी अगर हो आप लोगों को तो सर। बताइए। डिफ्यूजिबिलिटी जो है वो हाँ, डिफ्यूजिबिलिटी जो है वो, हाँ बताओ बताओ। डिफ्यूजिबिलिटी जो है वो डिफ्यूजन से निकला है, और इसका मतलब यह है कि डिफ्यूजन मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल होता है वो हायर कंसंट्रेशन से जो लोअर कंसंट्रेशन में स्लोली जाते हैं। गासिब, तुम्हारा जवाब 100% सही नहीं है लेकिन काफी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा जवाब, तुमने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अगर इसके बारे में लिखें, डिफ्यूजिबिलिटी के बारे में, तो इसे कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सॉलिड मॉलिक्यूल्स। मुख्तलिफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स का आपस में मिक्स हो जाना डिफ्यूजिबिलिटी कहलाता है। अच्छा, ये डिफ्यूजिबिलिटी होती क्यों है? आप लोगों ने मैट्रिक में, फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 था आई गेस, मोशन वाला। उसके अंदर आप लोगों ने मोशन की टाइप्स पढ़ी होंगी। कितनी होती है मोशन की टाइप्स, कुछ याद है? 3 होती है, लीनियर, रोटेशनल और टू एंड फ्रो वाइब्रेशन। वेरी गुड। मोशन की 3 टाइप्स होती हैं बेटा, लीनियर और वाइब्रेटरी या फिर रोटेशनल। 3 मूवमेंट मोशन की टाइप्स होती हैं। अच्छा, सॉलिड की अगर बात करें ना, तो सॉलिड में चूंकि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे से। अब इतने ज्यादा क्लोज पैक होने की वजह से इन पार्टिकल्स के पास जगह नहीं होती कि वो कोई और तरह का मोशन कर सके। याद रहे, 3 तरह की मूवमेंट होती है, एक ट्रांसलेटरी, एक रोटेशनल और एक वाइब्रेटरी। अच्छा, ट्रांसलेटरी को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, ट्रांसलेटरी को हम लीनियर मूवमेंट भी कहते हैं। लीनियर का मतलब एक सीधे रास्ते पर चलना, ठीक है। रोटेशन का मतलब है किसी चीज का गोल गोल घूमना। वाइब्रेशन का मतलब क्या है? लाइक पेंडुलम, जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम की मीन पोजीशन ये होती है, लेकिन अगर मैं इस पेंडुलम को यहां से लेकर जाऊं और इस जगह ले जाकर छोड़ू तो ये पेंडुलम दोनों तरफ मूव करेगा, यूं और यूं। यानी कि जो ओरिजिनल पोजीशन होती है इसे कहते हैं मीन पोजीशन। ये जो ओरिजिनल पोजीशन होती है इसके आगे और पीछे की तरफ मूव करती है जो चीज, उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, या फिर इसे एक नाम अभी आसिफ ने बताया, टू एंड फ्रो मोशन, दोनों कहा जाता है। अच्छा, अब मुझे देखो, इस एक सॉलिड स्ट्रक्चर है तुम्हारे सामने, तो मुझे देखकर बताओ क्या यहां पर ट्रांसलेटरी या लीनियर मूवमेंट होने की जगह मौजूद है एटम्स के दरमियान? जगह है? जगह है नहीं, बस ये पूछ रहा हूं। सर नहीं है? नो ठीक सर। है, गुड। नो सर। गुड बेटा, गुड। रोटेशनल की जगह है? रोटेशनल की जगह भी नहीं है। क्या वाइब्रेटरी मोशन की नो जगह है क्या? सर। यस सर। यस सर। हाँ, वाइब्रेटरी Yes, sir, मूवमेंट की
वाइब्रेटरी मूवमेंट की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि वाइब्रेटरी मूवमेंट की शर्त क्या है कि सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल यानी अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करे। अब अगर मैं किसी एक एटम को कंसीडर कर लूं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लेता हूं, ये वाला। अब ये मॉलिक्यूल अपनी जो ये वाली इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये इस पोजीशन से आगे और इस तरफ मूव कर सकता है अपने पड़ोसियों को धक्का देकर। इसी तरीके से ये ऊपर और नीचे वाले को भी धक्का देकर ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है। अब ये जो वाइब्रेटरी मोशन होता है ना, ये जो वाइब्रेटरी मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का सॉलिड के, ये बेसिकली वजह होती है डिफ्यूजिबिलिटी। अब डिफ्यूजिबिलिटी, कैसे दो सॉलिड्स एक दूसरे के अंदर सरायत कर जाते हैं, कैसे दो सॉलिड्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो बेटा असल में ना सॉलिड मिक्स नहीं होते। डिफ्यूजन जो होती है वो सॉलिड स्टेट में बहुत कम होती है। ज्यादा जो डिफ्यूजन आपको मिलेगी वो लिक्विड स्टेट में ही मिलेगी या गैसियस स्टेट में मिलेगी। लेकिन सॉलिड्स की हमारे पास भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम मट्टी के अंदर दो तरह की मट्टियों को आपस में मिक्स कर दें, दो अलग अलग तरह की मट्टी को लें और दोनों मट्टियों को आपस में मिक्स कर दें, तो ये भी एक एग्जांपल किस चीज की हो गई, ये भी एक एग्जांपल डिफ्यूजन या डिफ्यूजिबिलिटी की हो गई। तो डिफ्यूजन की वजह क्या है? डिफ्यूजन की वजह है पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मूवमेंट। इस वाइब्रेटरी मूवमेंट की वजह से डिफ्यूजन होती है। एम आई क्लियर बेटा? कोई सवाल? नो सर। नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलूंगा। ले लिया सर। अच्छा, अब मैं जिस चीज के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूं वो है मेल्टिंग। क्या होती है ये मेल्टिंग, तो समझ लेते हैं। मेल्टिंग क्या है बेटा? मेल्टिंग मेरे ख्याल से बता सकते हो आप लोग। Solid change into liquid is called melting. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन क्या है? मेल्टिंग है। अच्छा, मेल्टिंग को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करें तो हम कैसे कर सकते हैं? एंड फिर मेल्टिंग के हवाले से कुछ और बातें आपको बताऊंगा। तफसीलन समझना बड़े ध्यान से, क्योंकि इससे कुछ ऐसी छोटी छोटी सी, जिसे कहते हैं बच्चों वाले कॉन्सेप्ट, वो आ जाते हैं, लेकिन बच्चे उसको उसपे गलत कर जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों वाले कॉन्सेप्ट हैं और वो बाद में शर्मिंदगी का सबब बनता है, क्योंकि ऐसा मजाक जो है ना आगे चल के यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से बात को सुनना। देखो, अगर मैं बात करूं एक सॉलिड सब्सटेंस की, तो यू नो वेरी वेल कि सॉलिड के अंदर तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा जैम पैक होते हैं। ठीक है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है। उसी जगह अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से इस तरीके से जैम पैक नहीं होते सॉलिड की तरह, बल्कि करीब करीब होते हैं, बट नॉट वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। रैंडम पोजीशंस होती हैं बट नॉट टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो उनके दरमियान जो ये एक दूसरे को अटैच करके जोड़ के रखने की सलाहियत है, ये खत्म कर दी होगी। अगर ये कम करने में कामयाब हो गया तो मैं सॉलिड को लिक्विड बनाने में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, बल्कि करीब करीब है, बस चिपके हुए नहीं। और गैस में तो उनके दरमियान किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, पार्टिकल फ्री टू मूव है, जहां से चाहे भाग जाओ।
मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर मैं सॉलिड को लिक्विड बनाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान जो एक दूसरे को खींच के जोड़ के रखने की सलाहियत है उसको मुझे खत्म करना होगा। अगर मैं उसको खत्म करने में कामयाब हो जाता हूँ तो फिर ये जो सॉलिड है इसकी कोई औकात, मतलब ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सही कह रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ गई सबके? जी सर। जी सर। जी सर आ गई। ओके, वेरी गुड। अच्छा अब देखो होता क्या है, चाहे सब्सटेंस बेटा गैस हो, मैटर, या लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट पे हो, जो इनके अंदर मौजूद ये पार्टिकल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे टेंड टू मूव, ये हमेशा मूव करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। गैसेस के अंदर रैपिड जिगजैग मोशन होता है, रैपिड जिगजैग मोशन होता है, सही है। लिक्विड के अंदर भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो के हिसाब से मोशन होता है, यानी कि मूवमेंट होती है, जहां पर जगह मिलेगी लिक्विड फ्लो कर जाता है, ये आपको पता ही है। सॉलिड के अंदर अभी हमने पढ़ा कि कौन सी मूवमेंट होती है, वाइब्रेटरी मूवमेंट होती है, हर तरह की मूवमेंट है। अच्छा अब एक बात मुझे फिर से मैं तुम लोगों को मैट्रिक्स फिजिक्स में लेके चलता हूं। मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज के मूव होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अगर कोई चीज मूव हो रही है तो किस चीज की वजह से मूव हो रही है? सर जो उसके ऊपर कोई ऐसी फोर्स लगाया जाए जो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। वेरी गुड, नेट फोर्स सर। नेट फोर्स वो वजह है जिसकी वजह से कोई चीज अपनी जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होती है। ठीक है, आई एग्री, मान ली मैंने आपकी बात। अच्छा वो जो नेट फोर्स होती है, आपने मैट्रिक्स फिजिक्स में ये बात भी पढ़ी होगी कि वो नेट फोर्स बेसिकली किसी चीज के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स बोथ आर इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अगर किसी चीज के ऊपर नेट फोर्स है, और अगर नेट फोर्स है तो वो चीज मूव कर रही है, और जब कोई चीज मूव करती है तो हम उसको एनर्जी की टर्म्स में क्या कहते हैं कि उस चीज के अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके। अच्छा अब जरा मेरी बात को समझना। देखो अगर यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। अगर गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। सही कह रहा हूं? जी सर। ठीक है। जी सर। इसका ये मतलब होता है कि आप लोग मेरी इस बात से मानते हैं कि सर अगर यहाँ मूवमेंट हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा मैं पुरानी बातों से तुम्हें याद दिलाऊंगा सारी चीजें, क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट याद आते जाएंगे तो नया कॉन्सेप्ट और अच्छा ग्रिप हो जाएगा। फिजिक्स के चैप्टर 11 में तुमने थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक पढ़ा होगा, याद है? यस। अच्छा क्या था वो, थोड़ा Yes, sir. उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट उसका कुछ दे सकते हो, मुझे बता सकते हो? जरा बताओ। नहीं दे सकते? अच्छा जो भी Sir? समझ में आ रहा है बोलो। हीट से जो है वो एक्सपेंड हो जाती है कोई भी चीज। ठीक है, वजह क्या होती है कि कोई चीज हीट से एक्सपेंड हो जाती है? सर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को धक्का देने लगते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो वेरी स्कैटर हो गुड, जाते हैं एक तरीके से। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल यही जवाब मुझे चाहिए था और बिल्कुल ऐसा ही जवाब मुझे मिला। देखो बेटा थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, जब थर्मल एक्सपेंशन की हम बात करते हैं ना, जैसे ये एक मेरे पास रॉड हो, इसमें ये मेरे पास पार्टिकल्स हैं बेताशा, मेरे पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास पार्टिकल्स हैं। जब मैं इसको हीट करूंगा ना तो हीट करने की वजह से क्या होगा? अच्छा हीट इज अ फॉर्म, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसा है ना, हीट को आप ना क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि
हीट को सॉरी एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो। तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो वो हीट बेसिकली जब इन पार्टिकल्स के पास आती है ना, तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। अब काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के नतीजे में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे को और ज्यादा ताकत से एक दूसरे से धक्का देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर वाइब्रेटरी मूवमेंट तो होता ही है। अब आपने चूंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भर दी है, तो अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा कि ये एक दूसरे को ज्यादा पावर से धक्का देंगे। पहले भी धक्का दे रहे थे, लेकिन अब और भी ज्यादा ताकत से धक्का देंगे। इस ताकतवर धक्के की वजह से क्या होगा, इस ताकतवर धक्के की वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा, ये बोलने बहुत ज्यादा फर्क दिखा दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। सही है बेटा, बात समझ में आ गई? थर्मल एक्सपेंशन समझ में आ गया? ठीक है बेटा, अब समझो, वापस आओ। जब मैं इस सॉलिड को हीट करूंगा, तो इस सॉलिड को हीट करने की वजह से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे को दूर दूर ज्यादा पावर से धक्का देने लगेंगे। पहले से ज्यादा ताकत आ जाएगी इनके अंदर, ऐसा ही है ना। और मैं ये हीट को देना इनको रोकूं नहीं, बल्कि मुसलसल हीट देता जाऊं। ये भी एक दूसरे को धक्का देना तेज करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि जो दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स थी, वो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से पहले ये दोनों एटम थोड़े से दूर हुए, फिर थोड़े और दूर हो गए, फिर थोड़े और दूर हो गए, फिर एक वक्त आया कि इनके दरमियान जो भी अट्रैक्टिव फोर्स थी वो खत्म हो जाएगी धक्का धुक्की की वजह। बात समझ में आई? आगे सर। ठीक है। अच्छा, जिस स्टेज पर इनके दरमियान से वो फोर्स खत्म हो जाएगी ना, उस स्टेज पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? जी सर। अच्छा, अब यहां पर एक चीज बताता चलूं, जैसे मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम एक मेटल होता है। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर मैं एल्यूमिनियम को 660 डिग्री सेल्सियस तक हीट करूंगा तो ये एल्यूमिनियम पिघलना शुरू हो जाएगा। अब मान लो ये टुकड़ा एल्यूमिनियम का था, मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, हीट करते करते इस एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कहां तक आ गया? 660 तक आ गया। सही है, 660 तक टेम्परेचर आने के बाद एल्यूमिनियम को मैं हीट करना रोकूं नहीं, बल्कि हीट करना जारी रखूं, मजीद और ज्यादा इसको हीट करूं। जब इसको मजीद और ज्यादा हीट करूंगा, अच्छा तो क्या होगा, ये सारा सॉलिड लिक्विड में तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात पता है आप लोगों को? जी सर। यस सर। सबको पता है ना बेटा? सबको पता है ना ये बात? जी सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, सेम यही फिनोमेना बॉइलिंग पर भी अप्लाई होता है, याद रखना, ठीक है ना, कि अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद उसको जितनी देर तक हीट करते रहोगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होती रहेगी। वैसे ही मेल्टिंग के अंदर भी होता है। तो मेल्टिंग क्लियर हो गया? कोई सवाल मेल्टिंग के हवाले से? नो। नो सर। ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारे पास बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूं, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर ले लिया। ठीक है। अच्छा, आखिरी जो बात है सॉलिड की इन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के हवाले से, वो है सब्लिमेशन। सही है? तो सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस
जिसके अंदर ऑन तो हीटिंग, सॉलिड तो बोलो बोलो। सॉलिड को गैस में अगर डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाए तो गुड गुड, वेरी गुड। कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। अच्छा देखो, सिलसिला क्या है, सिलसिला कुछ ऐसा है बेटा कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करें, अच्छा जो नॉर्मल एक साइकिल है, नॉर्मल साइकिल क्या है, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। इसी बात को अगर उल्टा लेकर चलें, गैस को अगर ठंडा करें तो वो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को अगर ठंडा करें तो वो सॉलिड बनेगा। ठीक है, दोनों तरफ की बात है। ये जो आप देख रहे हो साइकिल, ये नॉर्मल साइकिल है, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन अगर इसके बरक्स कुछ ऐसा हो कि किसी सॉलिड को हीट किया जाए और वो सॉलिड हीट होकर बजाय लिक्विड स्टेट में जाने के गैसियस स्टेट में चला जाए, वो सॉलिड हीट होकर बजाय लिक्विड स्टेट में जाने के वो कौन से स्टेट में चला जाए, वो चला जाए गैसियस स्टेट में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। चलो ठीक है, सब्लिमेशन समझ में आ गया। कोई सवाल बेटा किसी को सब्लिमेशन के हवाले से? अगर है तो पूछ लीजिए, वरना फिर मैं इसकी वजह की तरफ चलूं। सर इसका एग्जांपल दे दो कोई। एग्जाम्पल दे दूं? बेटा नेप्थलीन बॉल्स का आपने सुना है नाम? वो जो व्हाइट व्हाइट कलर की गोलियां जो आती हैं, जो हम वॉशरूम में और कपड़ों वपड़ों में डाल के रखते हैं, देखी हैं वो? यस सर, जो फिनाइल की गोलियां। हाँ, फिनाइल की गोलियां जैसे हम कहते हैं, बेसिकली वो फिनाइल की गोलियां नहीं होती, वो नेप्थलीन बॉल्स कहलाती हैं, और वो सब्लिमेशन की एग्जाम्पल है। ओके सर। सही बेटा? सर ऐसा क्यों होता है? हाँ, वैसा क्यों होता है, क्यों की तरफ चलेंगे। फिलहाल अभी तो कोई सवाल नहीं है कि क्या होता है, ये समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, जी सर। जी सर, समझ आ गया, सर। ओके ओके ओके। अब क्यों जी होता है सर। पर चलते हैं। यार ये एक काम करना, जरा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं रेड मार्कर वाला हिस्सा मिटा दूं, तो जरा जगह बन जाएगी लिखने के लिए। सर डायरेक्ट नोट करना। चलो बस ठीक है, अगर नोट कर लिया तो सही है, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, जी मिटा दूं? सर। ओके, मिटा दे। अच्छा देखो, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इस चीज को बड़ा डिटेल में, कि सॉलिड्स के दरमियान में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, काफी अच्छी होती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सॉलिड्स होते हैं इनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये बड़ी अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स के अंदर बड़ी अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। पार्टिकल्स एक दूसरे से बड़े अच्छे टाइटली अंदाज में पैक हुए हुए होते हैं। ठीक है, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे को बहुत टाइटली एक दूसरे से पकड़ के रखते हैं। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कुछ वैसे ही। सही है, तो ये बहुत ज्यादा टाइटली एक दूसरे के साथ पैक रहते हैं हमेशा। बट कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड्स जिनके अंदर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना अपने पार्टिकल्स को पकड़ के रखने की, ये वीक होती है। ठीक है, दे हैव वीक इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो हम पूरा लिख लेते हैं, वीक इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनके अंदर जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं,
ये बड़ी वीक होती है, बहुत कमजोर किस्म की होती हैं, इसमें इतना ज्यादा दमखम नहीं होता है कि पार्टिकल्स को रोक सके। ठीक है, अच्छा इसको इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हम कहते हैं, सही है। ये जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती है, अब होता क्या है कि ये पार्टिकल्स सरफेस से, मतलब जो हमारी हवा है, एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करना शुरू कर देते हैं। उस एनर्जी गेन करने की वजह से क्या है, आपको पता है कि अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे को ज्यादा तेजी से धक्का देने लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सबसे पहले अपनी इस अट्रैक्टिव फोर्स से, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल या साइड वाले मॉलिक्यूल इनके ऊपर लगा रहे होते हैं, छुटकारा हासिल करके ऊपर उड़ जाते हैं। ये वाले 4 उड़ गए, अब सरफेस पे कौन रह गए, अब ये वाले रह गए। ऐसे ही कुछ इनके साथ होगा, फिर ये उड़ जाएंगे, फिर ऐसे ही, अब सरफेस कौन है, ये हो गए, ऐसे ही कुछ इनके साथ होगा, फिर ये भी उड़ जाएंगे, फिर ये 4 रह गए, फिर ऐसे ही कुछ इनके साथ भी होगा, ये भी उड़ जाएंगे। ऐसा सिर्फ उन्हीं सॉलिड सब्सटेंसेस के साथ होना पॉसिबल है जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है। हर सॉलिड ऐसा नहीं होता बेटा, बहुत ही कुछ चुनिंदा गिने चुने सॉलिड्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है, जिनके अंदर ऐसा होता है। जैसे मैं अगर कुछ सर आइस क्यूब नहीं बेटा, आइस क्यूब जो होता है ना वो तो मेल्ट होता है, आइस क्यूब जो होता है वो मेल्ट होता है। आप आइस क्यूब गलत कह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि काफूर का नाम सुना तो उन्हें, काफूर का? नो सर। नो सर। ठीक है, काफूर एक खुशबूदार एक सॉलिड है जो धुएं वगैरह के पर्पस के लिए, जैसे लोबान होता है ना, जो कोयलों पे लोबान जलाया जाता है, जो एक कोयले उसकी खुशबू आती है, वैसे काफूर भी एक होता है। इसी तरीके से आयोडीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो आयोडीन भी एक सबलाइम सॉलिड है। अच्छा, उसके अलावा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है ना। तो जो ड्राई आइस होती है वो भी, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी हमारे पास एक सबलाइम सॉलिड है, क्योंकि अगर आप उसको भी देखो तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होती, वो सीधे गैसियस स्टेट में जाती है, ठीक है। और आखिरी एग्जांपल वही है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, वो नेफ्थलीन की बॉल्स आती हैं, फिनाइल की गोलियां जिसे आप कहते हैं, तो वो भी एक इसकी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है। ये है बेटा पूरी कहानी इस हवाले से। और किसी को कोई सवाल सब्लिमेशन या सबलाइम सॉलिड के हवाले से तो वो पूछ सकता है। सर सराउंडिंग से जो है वो एनर्जी कैसे लेते हैं, मतलब जैसे नेफ्लिन की गोलियां हैं, ये सराउंडिंग से कैसे लेंगी एनर्जी? सराउंडिंग्स में कोई एनर्जी तो नहीं होती? किसने कह दिया नहीं होती बेटा, सराउंडिंग में बेतहाशा एनर्जी है। नहीं सर, ऐसी हवा में बेटा बिल्कुल। देखो अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, देखो अभी मैं खड़ा हूं, मेरे इन 2 हाथ के बीच में कुछ नहीं है, हवा है ना, मैं अपने इस हाथ को आगे बढ़ाऊंगा, जितनी हवा इस तरफ मौजूद होगी, जब मेरा हाथ उस हवा से टकराएगा ना, उस हवा के मॉलिक्यूल से, तो उस हवा के मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी देगा, ठीक है। वो हवा के मॉलिक्यूल को क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी। तो जब मेरा हाथ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, तो ये किसी से काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं ले सकते? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं इस बोर्ड को मिसाल के तौर पे गर्म कर दूं, गर्म करने के बाद मैं इसके ऊपर हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जलेगा ना। तो इस तरीके से कोई भी चीज एनर्जी गेन कर सकती है, और फिजा में हमारे बहुत लातादाद अमाउंट में एनर्जी मौजूद है बेटा। इस दुनिया की हर चीज के अंदर एनर्जी मौजूद है, चाहे वो लिक्विड मैटर हो या नॉन लिविंग हो या नॉन लिविंग। ठीक है सर। ठीक है, और कोई सवाल बेटा किसी का? जल्दी से बोलो, टाइम बहुत कम है। नो सर। नो सर। ओके बेटा, चले फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, सही है। बाकी बात आपसे इंशाल्लाह कल होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।
Allah Hafiz, sir. Right.